आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बैठक कर व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से लागू हुई अधिसूचना। 13 नवंबर को होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर की बैठक। कहा, इन्वेस्टमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण न रखे जाएं लंबित। और भदोही में चल रहे 4 दिवसीय इंडिया कारपेट एक्सपो का आज हुआ समापन। 67 देशों के 500 खरीदारों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को वाराणसी आगमन को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान अपनी तैयारी पूरी तन्मयता से करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने पूरे कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन तथा मूवमेंट को लेकर उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा के मजबूत प्रबंध के साथ किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के दौरान प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मुख्य सचिव को दी। व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही लोकल स्तर पर जो चैलेंजेस होते हैं या जो आ सकते हैं आने वाले 2 दिन में, उनकी गाइडेंस भी उनके द्वारा दी जाती है। साथ ही विभागीय तैयारियां, चाहे वो नगर निगम हो, फायर सर्विस हो, टेलीफोन हो, NIC आदि की भी जानकारियां ली जाती हैं। कुल मिला के सारे मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। अधिकतर पे पहले से ही काम चल रहा था, तो जो मूलभूत और जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं उस पर भी वर्क करवाया जा रहा है और आने वाले 1-2 दिन की जो तैयारी बची है उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करवाया जाएगा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से अधिसूचना लागू हो गई। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वहीं नाम वापसी 30 अक्टूबर तक की जा सकेगी। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसमऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। इन 9 सीटों में से सीसमऊ को छोड़कर 8 सीटें यहां के विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थीं। सीसमऊ में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टरों में जारी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने हर विभाग में इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। साथ ही नोडल अधिकारी साप्ताहिक, प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक और विभागीय मंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, प्रशासनिक सुधार विभाग समेत 9 विभागों में 109 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेगी। आवेदन सुधार और संशोधन 25 नवंबर तक होगा। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सस्ते दरों पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए कांदा एक्सप्रेस के नाम से विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें प्याज लेकर दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जाएंगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग की सचिव निधि खरे ने कल एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्याज परिवहन के साधन के रूप में रेलवे का महत्व बढ़ना तय है, क्योंकि निपटान में तीव्र गति लाने के लिए और अधिक स्थानों को जोड़ा जा रहा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सिविल एयरपोर्ट के बाहर दीप्तिमान 84 स्तंभों की स्थापना की जा रही है। ये स्तंभ पौराणिक मान्यता के अनुसार जीवन के 84 लाख योनियों से होकर गुजरने के विकास का प्रतीक हैं। नवंबर तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने जाने वाली सड़क में 84 स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। हर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर होगी और यह खास स्टोन से बनाया जा रहा है। एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की दूरी 12 मीटर रखी गई है। हर स्तंभ में भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी लिखे जाएंगे। रात के समय इन स्तंभों में स्पेशल लाइटिंग का इंतजाम किया है ताकि अंधेरे में भी उतनी ही चमक के साथ अलोकित होते रहें। स्तंभ के पास फूलदार सजावटी पौधे भी रोपित किए जाएंगे। नजदीक बैठने के लिए विशिष्ट बेंच का भी निर्माण किया जाएगा। प्रवीण, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। भारतीय कालीन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भदोही में चल रहे 4 दिवसीय इंडिया कारपेट एक्सपो का आज समापन हो गया। एक्सपो में 67 देशों के 500 खरीदार और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। कारपेट एक्सपो में देश के लगभग 300 कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाकर खूबसूरत कालीनों को प्रदर्शित किया। इसमें कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, पानीपत, आगरा, वाराणसी और मिर्जापुर के कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाए। वहीं विदेशी खरीदारों ने भी इस एक्सपो में काफी रुचि दिखाई। कालीन निर्यातक असलम महबूब ने बताया कि इस एक्सपो में अच्छे ऑर्डर मिले हैं। बहुत अच्छा रहा ये। हर तरह के फ्लैट वीव को मैंने देखा, काफी लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं और भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और ओवरऑल लोग का अच्छा रिस्पांस है। एक्सपो आयोजित करने वाली भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन आने वाली कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप वॉटल ने बताया कि इस एक्सपो से छोटे मझौले कालीन निर्यातकों को काफी मदद मिलती है। हमारे मेले में जो निर्यातक हैं, छोटे और मझले निर्यातक हैं, वो बहुत ही खुश हैं और उनको अपने घर में बैठ के 67 मुल्कों के बायर उनका आके माल देख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं। इससे बड़ी कोई संतोषजनक बात कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नहीं हो सकती। और सबने ये खुशी जाहिर की है कि बहुत ही शानदार सक्सेसफुल मेला रहा है और मेरे को उम्मीद है कि कम से कम इस मेले से 450 से 500 करोड़ का काम होगा। शहनाई और रामधुन के साथ ऐतिहासिक देवा मेले की आज बाराबंकी में शुरुआत हो गई। परंपरागत तरीके से देवा मेला और प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी की पत्नी डॉक्टर सुप्रिया ने एजाज रसूल गेट पर फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। जो रब है वही राम है का संदेश देने वाले सूफी संत हाजी वारिस अली शाह द्वारा 1 शताब्दी पूर्व अपने पिता की याद में शुरू किए गए इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों जायरीन की आमद होती है। प्रगतिशील सोच रखने वाले सूफी संत हाजी साहब ने लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस मेले की नींव रखी थी। तब से प्रत्येक वर्ष यहाँ करोड़ों का व्यापार होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मेले में आने वाले लोग भरपूर आनंद उठाते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार यहाँ 125 ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन शायर भाग लेंगे। मेला जायरीन की आमद शुरू हो जाने से गुलजार हो गया है। आकाशवाणी के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच लखनऊ में खेले जा रहे मैच में हरियाणा ने आज पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए हैं। हिमांशु राणा ने शतक लगाते हुए 114 रनों का योगदान किया, जबकि अंकित कुमार ने अर्धशतकीय पारी खेली और 77 रन जोड़े। हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बैठक कर व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से लागू हुई अधिसूचना। 13 नवंबर को होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर की बैठक। कहा, इन्वेस्टमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण न रखे जाएं लंबित। और भदोही में चल रहे 4 दिवसीय इंडिया कारपेट एक्सपो का आज हुआ समापन। 67 देशों के 500 खरीदारों ने लिया हिस्सा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।